चुनाव और सियासत की बात, ऐसे में इस सत्र के लिए मैं मंच पर आने के लिए गुजारिश करूंगा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब को कि वो मंच पर आएं और इस सत्र के लिए जो है वो इस सत्र में हिस्सा लें। और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा इंडियन न्यूज हरियाणा के मैनेजिंग एडिटर मुकेश राजपूत जी से कि वो भी मंच पर आएं और इस सेशन को कंडक्ट करें। विधानसभा के अंदर आपने नोक झोंक देखी होगी नेताओं की, ऐसे में अध्यक्ष लगातार एक बात कहते हैं, संयम रखिए, चुप रखिए, लेकिन आज बारी है ज्ञानचंद गुप्ता साहब की। जो सवाल उनके लिए हैं उनके जवाब वो देते नजर आएंगे और सीधे सीधे विधानसभा में किस तरह की आवाज उठती है और विधानसभा का जो रण सजा हुआ है उसको लेकर उनकी राय क्या है, उस पर यह चर्चा रहेगी। ओवर टू यू सर। इंडियन न्यूज हरियाणा के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और इस बार हमारी इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर से अपना जीवन यापन शुरू किया, लोगों के बीच पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है शाइनिंग हरियाणा में आपका। हाँ, दीजिए एक बार माइक देखना सर का। दिखाइए। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा बढ़ाइए इसको। हेलो हेलो, माइक दूसरा दे दीजिए। दोनों हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो। इंडिया शाइनिंग हो रहा है और हम कर रहे हैं शाइनिंग हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानचंद जी आपका। विधानसभा के आप अध्यक्ष हैं, हर खासों हम आपसे परिचित है। आज हम आपसे बात करेंगे आपके जीवन की, विधानसभा की, राजनीतिक करियर की। तो शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, क्योंकि आपने शुरुआत चंडीगढ़ से की, तो कैसे कैसे शुरू हुई दास्तां? देखिए, मैं एक्चुअली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग 60 वर्ष पहले संघ की शाखा में गया था। समाज के अंदर कार्य करते हुए संघ में कार्य किया और उसके पश्चात 1980 में भारतीय जनता पार्टी की एक्टिव मेंबरशिप ग्रहण की और 1980 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की समाज की सेवा में कार्यरत। जी, अगर 1980 से लेकर 2024 तक के सफ़र की हम बात करें तो इसमें जो आपके हम सफ़र हैं वो बहुत खास रहे हैं। खास उसमें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, खास उनमें हैं मनोहर लाल खट्टर साहब। बताया तो हमें ये भी गया है कि कई बार जब मोदी साहब हरियाणा के प्रभारी थे तो स्कूटर पे बहुत यात्राएं की हैं, गाड़ी वाड़ी होती नहीं थी उस वक्त। तो वो क्या दौर था और वो क्या दौर था जब खिचड़ी खा के सो जाते थे? निश्चित तौर पर मुकेश जी, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के प्रभारी थे तो मैं चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष था। इस कारण से मोदी जी के साथ लगभग नित्य प्रति मिलना और उनकी गाइडेंस के बीच में कार्य करने का अवसर मिला। उनके मार्गदर्शन में ही पहली बार 1996 में मैं पार्षद बना और 1998 में चंडीगढ़ के महापौर के नाते मुझे जिम्मेवारी दी गई और लगभग 5 वर्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का
जो सानिध्य हमें मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा। काम कैसे करना चाहिए, कैसे मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कैसे कोई भी कार्य को समयबद्ध किया जा सकता, समयबद्ध तरीके से कार्य करना, और जो कार्य हाथ में लिया है उसको पूरा करना। ये मैं समझता हूँ कि उनसे ही हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। वो दिन वाकई बहुत अच्छे दिन थे, जब कभी स्कूटर पर या गाड़ी के ऊपर, कई बार पैदल, गाड़ी भी नहीं आती थी कई बार, कि मोदी जी कहते चलो पैदल ही चलें। जी, तो अब तो गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी है। तो वो जो जीवन था और आज का जो जीवन है, इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? वो दिन अच्छे थे या ये दिन अच्छे हैं, या अभी अच्छे दिन आने वाले हैं? नहीं, देखिए, दिन कोई बुरा नहीं होता, दिन तो सब अच्छे ही होते हैं। पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे ही हैं। कोई जिस प्रकार से एक मन में सेवा का भाव या मेहनत करने की जो आदत है, उसके कारण मैं समझता हूँ कि मुझे संगठन ने बहुत कुछ दिया। मैं 3 बार चंडीगढ़ प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष रहा, पार्षद रहा, महापौर रहा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कोषाध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा, और उसके बाद चीफ विप, और उसके पश्चात अब जो एक स्पीकर के नाते सेवा करने का अवसर मुझे पार्टी ने दिया। जी, जो स्पीकर का कार्यकाल है लगातार हम देख रहे हैं, इसमें ज्ञानचंद गुप्ता कभी कभी एंग्री यंग मैन की भूमिका में आ जाते हैं, कभी कभी अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। आरोप लगता है कि सरकार का ज़्यादा पक्ष लेते हैं, विपक्ष को बिठा देते हैं। नहीं, देखिए मुकेश जी, ये कहना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है कि विधानसभा के कार्य में पारदर्शिता रहे। विधानसभा के अंदर ना कोई सत्ता पक्ष ना विपक्ष, मेरे लिए दोनों बराबर रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगता था कि विधानसभा अध्यक्ष रूलिंग पार्टी के विधायकों को अधिक समय देते हैं। ये आरोप अक्सर लगता था। अभी भी लगता है थोड़ा। नहीं, देखिए, और ये भी लगता था कि प्रश्न ज़्यादा रूलिंग पार्टी के लोगों के लगते हैं। मैंने आते ही एक प्रक्रिया चेंज की कि जो प्रश्न है वो स्पीकर खुद नहीं लगाएगा, ड्रॉ ऑफ लॉट्स से निकालेंगे, और ड्रॉ ऑफ लॉट्स वो विधायकों की प्रेजेंस के अंदर होगा। तो इस तरीके से ये जो आरोप था, जो हमारे सम्मानीय विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विपक्ष के, दोनों को कोई आरोप लगाने का अवसर हमने नहीं दिया। इसके अलावा मैंने ये कोशिश की, क्योंकि अब की बार विधानसभा में आधे सदस्य नए थे, 90 में से 45 सदस्य पहली बार चुन करके आए थे। तो मैंने ये कोशिश की, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, उन नए सदस्यों को विधानसभा में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले, और उसके लिए चाहे विधानसभा का समय भी कितना ही बढ़ाना पड़े। लेकिन आज मैं इस बात से खुश हूं कि विपक्ष के जो विधायक भी हैं वो ये बात मानते हैं कि हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ। जी, जैसा आपने बताया कि अब जो सवाल है वो लॉटरी से निकाला जाता है। हाँ। तो इससे एक भेदभाव तो खत्म हो गया, लेकिन वो जो लॉटरी है वो कौन से विधायक की लग जाए, कौन से सवाल की लग जाए, वो जो सवाल उन्होंने डाला है वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल रह गए, लॉटरी ऐसे सवाल की लग गई जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। नहीं, ये आशंका हमने बनी रहती है। एक प्रक्रिया मुकेश जी बनाई थी
कि जिस भी माननीय विधायक को सबसे पहला सवाल इम्पोर्टेंट लगता है वो नंबर 1 पर लिखे, नंबर 2 पर उसके बाद दूसरा लिखे। जब लॉटरी के अंदर डालते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उसका डालते हैं जो उन्होंने पहले नंबर पर लिख करके भेजा है। फिर अगर दोबारा निकालते हैं तो फिर दूसरा डालते हैं, फिर तीसरा डालते हैं। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी माननीय विधायक की नज़र में होता है तो वो पहले नंबर पर ही आता है। और कोशिश ये रहती है कि सभी के सभी विधायकों के प्रश्न ज़रूर लगें। तो इस दृष्टि से किसी भी सम्माननीय विधायक का प्रश्न कोई बचता नहीं है। जी, जो विधानसभा सेशन होते हैं इसको लेकर विपक्ष लगातार कहता है कि वो जो सेशन है उसके दिन कम होते हैं, समय उसका कम होता है। तो इसका भी कोई गणित है या ये आपकी इच्छा पे निर्धारित रहता है? नहीं, मैंने तो क्योंकि 5 साल का लगभग समय होने वाला है, 5 साल के अंदर हर वर्ष कितनी बैठकें हुई। जब हमारे विपक्ष के साथियों ने ये आरोप लगाया कि समय कम मिलता है तो मैंने उनको उनके समय का आईना दिखाया कि उनके समय के अंदर पूरे साल के अंदर 12 या 11 बैठकें भी हुई। हमने 23 या 24 बैठकों तक समय को बढ़ाया किया। इसलिए ये बात सही है कि आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखो मैं बाहर जाकर के तो ये बोलूँगा कि समय कम है। अंदर तो उनकी रजामंद, ये जो हमारी अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ज्ञानचंद गुप्ता की सेटिंग है। नहीं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ही तय होता है कि कितने दिन सेशन चलेगा। वो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बैठ कर के तय करते हैं कि कितने दिन सदन चलना चाहिए। और वो जो सदन का कार्य होता है, कितना कार्य है, कितने दिन के अंदर वो पूरा हो जाएगा, कितने समय के अंदर लगभग सभी सदस्य बोल सकेंगे, ये हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग के अंदर तय करते हैं। और उसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं। विपक्ष के नेता जब बोलते हैं कि भी हाँ ये ठीक है, तभी हम ये सेशन के दिन जो है वो तय करते हैं। और उसके अलावा फिर एक बात और है, कभी यदि लगता है कि अभी कोई बिजनेस बाकी है तो वो हम समय एक्सटेंड भी कर लेते हैं। कई बार तो रात के 9-9, 10-10 बजे तक भी हमने सत्र चलाया है ताकि जो बिजनेस है वो पूरा डिस्कस हो सके। जी, कई बार जो बिजनेस होता है वो सरकार चाहती है कि ये पूरा हो, वो चाहती हैं बिल पास हो। ऐसे में जो विपक्ष है हो हल्ला कर रहा है, बॉयकॉट कर देता है। पास तो संख्या बल पर ही होना है, वो लगता है कि जिसकी सत्ता है पास हो ही जाएगा। तो ऐसे में बॉयकॉट ना हो, वो लोग भी बैठें अपनी राय दें, तो उसके लिए भी कोई फॉर्मूला तैयार किया है? नहीं, देखिए मैंने तो विधानसभा में ये कोशिश की है कि सभी सदस्यों की सहमति से ये जो कुछ विषय होते हैं उनका निर्णय किया जाए। लेकिन अपोजिशन का एक अपना रोल है और हमारी विधानसभा के अंदर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जिस प्रकार का दूसरी विधानसभाओं के अंदर वातावरण रहा है, हमारी विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता ने जो समय की मर्यादा है, समय की सीमा है और विधानसभा की गरिमा, विधानसभा की मर्यादा बनाए रखने का काम किया है। वैसे ये जो वॉकआउट करना, हो हल्ला करना, एक विपक्ष की अपनी बात कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी बात यदि हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं तो वो सदन के अंदर विषय डिस्कस होना चाहिए, ना कि हो हल्ला होना चाहिए। ये जो ज्ञानचंद गुप्ता जी जिनको मैं जानता हूँ, ये बहुत ही नर्म स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठते हैं तो नेम कर देते हैं, कुछ विधायकों को बाहर कर देते हैं। तो इस रणनीति में क्या कुछ और लोगों का भी सलाह मशवरा लेते हैं या
अपने ही विवेक से ये काम होता है? नहीं, देखिए, नेम करने में मुझे कोई खुशी नहीं होती, लेकिन सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए वो यदि आवश्यक हो तो उस प्रकार का निर्णय भी लेना पड़ता है, कई बार सख्त निर्णय भी लेना पड़ता है, लेकिन पीछे मकसद एक ही होता है कि सदन की मर्यादा और गरिमा बनी रहे, सदन को चलाना, सदन चलता रहे, वो एक विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। सदन रुके ना, सदन को चलाने के लिए कोई कड़ा निर्णय भी लेना पड़ता है तो वो भी फिर लेना पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो ये सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार, इसको लेकर लगातार चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दुष्यंत चौटाला हो, ये बोलते हैं ये अल्पमत की सरकार है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं नहीं जानते हैं। कभी कोई जो विधायक हैं, अभी कल परसों भी एक किस्सा आया था, उन्होंने कहा, पहले ये बात हुई कि मैं समर्थन वापस लेता हूँ, तो अभी क्या स्थिति क्या है सरकार की? स्थिर सरकार है, अल्पमत में है, कोई निर्दलीय विधायक छोड़ जाएं या तो गिर सकती है? नहीं, देखिए, जहाँ तक ऑफिशियल विधानसभा में सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या के अनुसार नायब सिंह सैनी सरकार पूर्ण बहुमत के अंदर है। विपक्ष के नेता कई बार ये प्रयास, उन्होंने कहा कि ये अल्पमत की सरकार है, आरोप लगाते हैं। विपक्ष के नेताओं ने आदरणीय राज्यपाल महोदय से गुहार भी लगाई थी। राज्यपाल महोदय ने एक बात कही थी कि जो अगर आपके पास नंबर हैं, आप बहुमत में हैं, वो सूची ला करके मुझे दे दीजिए या उन सदस्यों की परेड करा दीजिए जिससे मैं ये जान सकूं कि आप बहुमत में हैं या आपके पास संख्या बल ज़्यादा है। लेकिन आज तक विपक्ष के नेताओं ने कभी ना तो वो सूची जारी की है और ना ही वो राज्यपाल महोदय के सामने उन सदस्यों की परेड करा सके हैं जो उनके साथ हैं। जब नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब जो संख्या बल था वो ऐसा बताया जाता है कि 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऐसा कोई रूल है? अक्सर एक विधानसभा की मर्यादा है और नियम के अनुसार भी 6 महीने के अंदर अंदर एक बार सदन से विश्वास मत लेना होता है। अगर एक बार विश्वास मत लिया है तो 6 महीने के अंदर दोबारा अविश्वास मत नहीं आ सकता। लेकिन अगर राज्यपाल महोदय चाहें, विशेष परिस्थिति को देखते हुए राज्यपाल महोदय सदन का कभी भी सदन को बुला सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ये राज्यपाल जी की ये उनका प्रोग्रेटिव है, वो निर्णय लेते हैं। जी, तो अभी कुल मिलाकर जो अपने इलेक्शन ड्यू हैं ये अक्टूबर में होंगे, जो अगर हम तुलना करें 2014-19 की। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि जो नायब सिंह सैनी की सरकार है वो अल्पमत में नहीं है और 6 महीने का जो समय है वो अक्टूबर में ही पूरा होता है, तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। फिर बार जो निर्दलीय विधायक हैं, इनकी धमकी या नाराजगी को लेकर फिर सरकार परेशान क्यों होती है? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए, मुद्दा कोई होता नहीं है तो उसको मुद्दा बनाने का प्रयास होता है। ये केवल वही है क्योंकि जो निर्दलीय विधायक 3 वो जिन्होंने अपना समर्थन वापस लिया था, उन्होंने उससे पहले राज्यपाल महोदय को लिख करके दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। अभी तक भी उन्होंने ये समर्थन की चिट्ठी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दी है। लेकिन फिर भी ये राज्यपाल महोदय जी का प्रोग्रेटिव है, कभी भी सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए वो कह सकते हैं। यदि उनको ये महसूस होता है
कि सरकार अल्पमत में है। लेकिन अभी तक जो उनकी जानकारी या उन्होंने जो जानकारी विपक्ष के नेताओं से ली या जो उन्होंने मांगा कि सूची दिए दीजिए, आज तक विपक्ष ने वो सूची राज्यपाल महोदय को नहीं दी है। इसलिए मुझे लगता है कि केवल ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। जी, 1980 से आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इससे पहले आप संघ में शाखा लगाया करते थे। हाँ, बिल्कुल लगाता हूँ। अब आपका रोल और बदल गया, विधानसभा अध्यक्ष हो गए। हालांकि राजनीतिक सवाल मैं आपकी कुर्सी के मुताबिक आपसे पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी रहा नहीं जा रहा है। आजकल क्या जो संघ है और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें खटपट की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह देती हैं कि पहले हम छोटे थे, अब हम भी बड़े हो गए हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, प्लानिंग खुद कर सकते हैं। संघ भी कहता है कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है। तो इस संघ, संगठन, सरकार, इनको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता जी का क्या ज्ञान है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? देखिए, संघ दुनिया का सबसे बड़ा एक राष्ट्र धर्म को निभाने वाला, राष्ट्र प्रेम को करने वाला और राष्ट्र के समर्पित संगठन है, जो पिछले लगभग 100 वर्ष से अपना इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अपने संविधान है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी विचारधारा, अपना कार्य करने का तरीका है, उनके अधिकारी भी अलग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी अलग हैं। दोनों संगठन अपने तौर पर अपनी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। जब एक विचारधारा का प्रश्न आता है तब देश का प्रश्न आता है। संघ के अंदर केवल एक चीज सिखाई जाती है, राष्ट्र सर्वोपरि। मेरे लिए सबसे पहले देश है, फिर मेरी पार्टी है और फिर मैं हूं। तो उस दृष्टि से संघ की अपनी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, उनकी अपना संविधान है, उनके अपने अधिकारी हैं। तो इसलिए संघ अपनी भूमिका में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए लगभग 100 वर्ष से पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उसके पश्चात 1952 के अंदर बनी और उसके पश्चात एक राजनीतिक जो विषय होते हैं उनके ऊपर कार्य कर रही है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। ये जो टीवी पे लोग हमें देख रहे हैं और इंडिया न्यूज़ हरियाणा की हम बात करें तो हम टीआरपी पे भरोसा नहीं करते, हम विश्वसनीयता पे भरोसा करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग हमें देखते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी पर लोग राय बनाते हैं। 10 साल हो गए आपको सत्ता में, आप कह रहे हैं अब हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। क्यों लेकर आए आपको सत्ता में? 10 साल में कौन से आपने ऐसे काम किए हैं कि आप दोबारा जनता के बीच जा रहे हैं? कौन सी उपलब्धियां हैं, उनको गिनवाने का मैं अंत में आपको एक मौका दे रहा हूं। देखिए मुकेश जी, उपलब्धियां तो अनगिनत हैं, 2 या 4 मिनट के अंदर वो गिनवाई नहीं जा सकती। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जनता का विश्वास। जनता को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके हित के अंदर निर्णय करती है और काम करती है। सबसे बड़ा काम 10 साल के अंदर जो सरकार को पारदर्शी तरीके से चलाने का, सरकार की पारदर्शिता बनी रहे। आप अब नौकरियों के अंदर देख लीजिए, जिस प्रकार से नौकरियों के अंदर पारदर्शिता आई है, आज गरीब परिवार का बच्चा भी ये उम्मीद कर सकता है कि मैं यदि पढ़ कर के जाऊंगा
मेहनत करूंगा तो मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। इससे पहले क्या था कि वो जो खर्ची पर्ची जिसको बोलते हैं उसकी सरकार चलती थी, जिसकी सिफारिश थी उसको नौकरी मिल जाती थी, या जिसके पास पैसा होता था उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब आपके कार्यकर्ता आपसे शिकायत करते हैं कि काम कराना हो तो कार्यकर्ता, नौकरी मेरिट पे मिलेगी, तो नाराज हैं बहुत। नहीं देखिए, खिलाफ नहीं है, उसके बावजूद भी ये दो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं 2024 के अंदर। कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन आप हरियाणा में तो 10 में से 5 ही रह गए ना। नहीं, 5 या 10 का सवाल नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि हमारी पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस और उसके पश्चात जो सरकार ने निर्णय लिए, चाहे वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, आज हरियाणा खेलों का हब बन चुका है। हरियाणा के खिलाड़ी देश में नहीं पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किए हैं। वो इसलिए कि हरियाणा सरकार नई पॉलिसी लेकर के आई, खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए तक के इनाम देने की जो पॉलिसी बनाई वो हमारी सरकार ने बनाई। आज खिलाड़ी इस बात से संतुष्ट हैं कि यदि उन्होंने किसी एशियन गेम, ओलंपिक गेम्स के अंदर जाना होता है तो तैयारी के लिए भी उनको 11-11 लाख रुपए सरकार देती है, ताकि वो अच्छी अपना स्वास्थ्य और अच्छा एनवायरनमेंट तैयार कर सकें। आज शिक्षा की दृष्टि से जो शिक्षा के अंदर एक ट्रांसफ़र, एक उद्योग बन गया था, यहाँ चंडीगढ़ के अंदर सेक्रेटेरिएट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर भीड़ रहती थी वो टीचर्स की रहती थी, ट्रांसफ़र कराने वालों की रहती थी। आज वहाँ वो कोई वहाँ नज़र नहीं आता, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार लेकर के आई, जिसका सब टीचर्स ने उसका स्वागत किया है। तो सरकार की तरफ से आज जो किसान भाई हैं, किसानों के लिए जितने काम आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में या अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, शायद पहले नहीं हुए। पूरे 10 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 1150 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। हमारी सरकार ने 10,000 समथिंग का मुआवजा दिया है। सरकारों को जो उनकी फसल के दाम हैं, उस समय आप 2014 का देख लिए, शायद आज डबल से भी ज़्यादा है। जिस प्रकार से दामों के एमएसपी के अंदर वृद्धि हुई, पहले वृद्धि होती थी 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये, आज होती है 100 रुपये, 200 रुपये और 700-800 रुपये तक के अंदर। आज जिस प्रकार से किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आए हैं, आज कहीं पर भी कोई लाइन आपको नजर नहीं हुई। एक चीज मैं और आपको कहना चाहूँगा, जो हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, 2 चीज़ें बड़ी वो की हैं। 2014 से पहले ब्लैक मार्केट, हर चीज़ ब्लैक के अंदर मिलती थी, चाहे वो चावल है, चीनी है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, हर चीज़, खाद है, हर ब्लैक में मिलती थी। लेकिन इन 10 साल के अंदर ब्लैक का शब्द खत्म हो गया। मतलब मैं अगर इस हमारी बातचीत को आज को समाप्त करूं तो मुख्य मुद्दे जो आपने गिनवाए, जिनके जरिए आप वोट मांगेंगे, पर्ची खर्ची वाला खत्म कर दिया, किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग खत्म कर दिया। स्पोर्ट्स के अंदर, खेलों के अंदर बहुत बड़ा काम किया। जैसा आपने बताया कि उपलब्धियां गिनाने लगेंगे तो समय कम पड़ेगा। हाँ। एक और आपसे एक बड़ा इंटरव्यू हमारा ड्यू रहा, लेकिन आज आप हमारे इस कॉन्क्लेव में आए और शाइनिंग हरियाणा को और शाइनिंग दी, तो तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस सत्र के लिए हो जाएं। और ये टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया न्यूज़ हरियाणा सर, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला और हमारे तमाम सवालों का बहुत ही संजीदगी से जवाब दिया। समय समय पर आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। थैंक यू सर।
और अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। तो किस तरीके से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, कैसे ये तस्वीर बदल रही है, इस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर आयाम को छूना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम बात एक विचार विमर्श की करते हैं, एक मंथन की करते हैं। मैं हमारे इन खबर एडिटर विनोद लांबा जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। सर, आप मंच पर आइए प्लीज़। और अगला सत्र हमारा होगा वित्त एवं टाउन कंट्री प्लानिंग मंत्री जेपी दलाल जी के साथ। जेपी दलाल जी के साथ हम चर्चा करेंगे। अभी वो थोड़ा गुफ्तगू में व्यस्त